हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद विजय। नाउ आज हम लोग मैथ्स के कुल 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि सितंबर के मासिक एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस प्रश्न में कहा जा रहा है मान निकालने इवेल्यूट करने के लिए कोसेक 49 डिग्री अपॉन सेक 41 डिग्री। तो इनको निकालने से पहले हम लोग आइए देखते हैं कुछ फार्मूला को जो कि हमें याद रहनी चाहिए, जो कि है साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेक थीटा। तो कुल मिला के जो यह 6 फार्मूलाज हैं इनको हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग इसी फार्मूला का यूज करने वाले हैं और जो कोसेक है इनको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं सेक में। तो कोसेक 49 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक 49 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। सो इक्वल टू यह हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अगेन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। तो इनको हम लिख सकते हैं सेक और थीटा की जगह पे है 41 डिग्री, तो यह हो जाएगा सेक 41 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यह प्रश्न है कोसेक 49 डिग्री अपॉन सेक 41 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे कोसेक 49 की जगह हम लोग रखेंगे सेक 41 डिग्री, सेक 41 डिग्री अपॉन सेक 41 डिग्री, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। तो इनका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ जो मान निकालना है अगेन cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। यहाँ हम क्या करेंगे, इन सब का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, यह यहाँ पे रख करके तब इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो cos 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है यह हो जाता है 1/√2। जो सेक 30 डिग्री है इसका वैल्यू हो जाता है 2/√3 और जो कोसेक 30 डिग्री है इनका वैल्यू हो जाता है 2। तो इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, जो है इनमें रखते हैं और तब इनका मान निकालते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सो यह इक्वल हो जाएगा 1/√2 बाय यहाँ नीचे हो जाएगा 2/√3 और प्लस 2 और कुछ नहीं है नीचे में, तो हो जाएगा 1। फर्दर आगे यह हो जाएगा 1/√2 अपॉन यहाँ नीचे हम लोग एलसीएम करने वाले हैं, एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो नीचे वाला सबसे नीचे है यह सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा और यह इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आगे क्या हो जाएगा, फर्दर 1 × √3 अपॉन नीचे हो जाएगा यहाँ पे √2 × 2 + 2√3। अगेन नाउ हम जब इनको सॉल्व करेंगे अगेन, तो यह हो जाएगा यहाँ से √3 अपॉन 2√2 + 2√6। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है यह परिमेय संख्या के रूप में है, तो इनका हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं, अर्थात मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग अगेन सेम संख्या से, जो नीचे में जो है एक प्रकार से परिमेय संख्या लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2√2 अगेन हो जाएगा -2√6, ऊपर भी हो जाएगा सेम इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 - 2√6। तो इनसे क्या हो जाएगा, जो यह a + b × a - b के फॉर्म पे आ जाएगा। तो यह अगेन यहाँ पे √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2√3 × 6 - 2√18 अपॉन नीचे हो जाएगा जब a² + b × a - b a² - b² a² की जगह पे हो जाएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 6 24, तो हो जाएगा -24। तो जब फिर अगेन जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों में से जब दो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा √6 - √18 बाय नीचे में हो जाएगा माइनस में 16 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा अगेन 8 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 हो जाएगा प्लस में और 6 हो जाएगा माइनस में, यानी कि अर्थात यह हो जाएगा √18 - √6/8। तो यही हो जाएगा हमारा जो आंसर है सॉल्व करने के बाद। तो
यह हो जाएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 8 इनका जो है हमको विवेचक निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो विवेचक निकालने के लिए हम लोगों को पता होगा कि जब कोई भी एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, इस रूप का जब भी रहता है, तो जो विवेचक होता है जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, तो d यह इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac। तो यही चीज हमको क्या करना है, निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो a b और c, लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब यहाँ पे जब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, हेंस d इज इक्वल टू हो जाएगा b² यानी कि b² माइनस 4ac, यह बराबर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे हो जाएगा 3 और c की जगह पे हो जाएगा 8, यानी कि यह हो जाएगा 4 माइनस 12 12 96, यानी कि यह हो जाएगा माइनस में 92 हो जाएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ कहा जा रहा है कि गुणनखंड निकालना है x² माइनस x माइनस 30। तो इनका जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा। तो x को क्या करते हैं हम लोग 6 और 5 में तोड़ लेते हैं, तो यह हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। अब यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x इंटू x माइनस 6। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 6। अगेन इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे x माइनस 6 इधर और x माइनस 6 इधर, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5। तो यही हो जाएगा इनका जो है गुणनखंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 2 इनके जो है हमको निकालने हैं, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करे हुए थे विवेचक के थ्रू, तो इनके थ्रू तो हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू यानी कि इसी फार्मूला के थ्रू क्या करेंगे हम लोग इनका निकालने वाले हैं मूल। तो मूल निकालने के लिए जो अगर हमको पता है कि ax², अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो इनका जो मूल होता है x इज इक्वल टू हो जाता है, यह हो जाता है -b प्लस माइनस √d बाय 2a। तो यह क्या हो जाता है, एक प्रकार से फॉर्मूला हो जाता है हमको मूल निकालने का, जहां पे क्या होता है जो d होता है इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या सब दिया हुआ है, तो a इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 2, b इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस में 5 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। तो जब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 2, यानी कि हो जाएगा यह 25 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a, इन्हीं फॉर्मूला पे इनको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की जगह पे हो जाएगा माइनस में 5 प्लस माइनस √d की जगह पे हो जाएगा 9 बाई 2a की जगह पे हो जाएगा 2 इंटू a की जगह पे हो जाएगा 2। जब इनको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में 5 माइनस इंटू माइनस प्लस में 5, और यह जब बाहर आएगा तो प्लस और माइनस, जब 9 बाहर आएगा तो हो जाएगा 3 बाय 2a का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे हम लोग x का मान निकालेंगे तो x के दो मान आएंगे। तो पहला जो मान है x इज इक्वल टू, जब हम लोग प्लस लेके करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 बाय 4, यानी कि हो जाएगा 8 बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा 2। पहला मान हमारा आ जाएगा 2। तो दूसरा मान है वह x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 4, यानी कि यह हो जाएगा 2/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यह जो है हमारे पास दो मान हो जाएगा जो कि x का, यही इनका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ कहा जा रहा है कि जो बिंदु 5 माइनस 7 को कार्तीय तल में निरूपित करना है। तो कार्तीय तल का मतलब हो गया जो हम इसको ग्राफ पेपर पे जो है एक प्लेन पे क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे बीच में होता है जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यह हो जाता है 0 0 हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक डिस्टेंस लेकर के हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4
5 6 7 इस तरह से जो है ग्राफ कॉपी पे बना हुआ होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से चलता है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एक बिंदु है, इसे मान लेते हैं जो बिंदु ए है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 7, तो इनको क्या करना है, हमको दिखाना है इस जो है ग्राफ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो यह -5 है, तो जो पहला डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है, वह दिखाता है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5, तो एक्स पे हम लोग क्या करेंगे, जो यह एक्स एक्सिस हो जाएगा और यह हो जाएगा वाई अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 यह बिंदु आ गया और y पे 7 प्लस में यहाँ आ गया, तो जो इन दोनों के सीध में आएगा, राइट, जो इन दोनों के जो सीध में आएगा, तो यह कहाँ आ रहा है, यह इस जगह पे आ रहा है, जो कि ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा। तो यह जो बिंदु है जो कि इधर 7 के जो है सामने आ रहा है, नीचे जो है यह -5 के सामने में आ रहा है, तो यही बिंदु जो है मान लेते हैं अगर a है तो हो जाएगा यह -5 और 7। तो यही हमें दिखाना था इस ग्राफ पेपर पे या फिर कार्तीय तल में, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो शीर्ष से आधार पर खींची गई लंब की लंबाई क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, इसकी मान लेते हैं कि ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते थे। अगर एक भुजा यहाँ पे 12 है, इसका मतलब हो गया जो तीनों भुजा क्या हो जाएंगे, यह 12 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 12 के बराबर हो जाएंगे। अब क्या होता है, चूंकि हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इनके आधार पे क्या किया गया है, जो एक लंब खींचा गया हो, राइट, इनके आधार पे एक लंब खींचा गया है। तो जब लंब खींचा जाएगा तो यह क्या करेगा, जो आधार को दो बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। जिस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, तो समबाहु त्रिभुज में तो चूंकि सभी भुजाएं बराबर होते हैं, तो इसमें हम किसी भी शीर्ष से अगर हम लोग लंब खींचे तो वह उनके आधार को क्या करेगा, दो बराबर भाग में विभाजित करेगा। तो चूंकि यहाँ पे 12 है, तो यह हो जाएगा 6 और यह भी हो जाएगा 6, यह एक समकोण हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो एक त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं बी डी और सी, यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और चूंकि निकालना है हमको लंब की लंबाई, तो यही जो लंब है इन्हीं को हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो बी डी है जो कि लंब हो जाएगा इस समकोण त्रिभुज में, इक्वल टू हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस आधार हो जाएगा DC का होल स्क्वायर। तो इन्हीं को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा √ BC की जगह पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस जो DC है यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा 144 माइनस 36। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा √108, और √108 को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 2 4 4 3 12 12 3 36 3 108। तो यहाँ से इन दोनों में से जो है यह 2 और 3 यानी कि 6 बाहर निकल जाएगा और रूट बच जाएगा 3। तो यही जो है इनका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो BD है, तो BD का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 6√3 जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:7, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जब समरूप वाले चैप्टर पढ़े हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होती है तब उनके जो एरिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC और यह समरूप है त्रिभुज DEF के। तो जब इस तरह का कोई कंडीशन आता है तो इस केस में क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसका हम अनुपात निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इस केस में क्या होता है, जो ये दोनों जो त्रिभुज का अनुपात है यह इनके संगत भुजा के क्या हो जाते हैं, वर्ग के समानुपात, यानी कि यह हो जाएगा AB/DE इनका जो है होल स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं जो BC भुजा और इनका EF, जो BC/EF इनका होल स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं जो है AC/DF तो इनका होल स्क्वायर। तो यह क्या होता है, यह बहुत ही खास प्रॉपर्टीज है, इनको हमको ध्यान में रखना है कि जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं इनके अनुपात जो होते हैं उस त्रिभुज के किसी भी दो संगत भुजा के
वर्ग के जो अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इनके जो संगत भुजा दिए हुए हैं 4:7, तो इसलिए क्या हो जाएगा इस केस में, जो मान लेते हैं दोनों त्रिभुज ABC और DEF है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जो पहला त्रिभुज है इसका जो भुजा है 4, ये दूसरा का है 7, इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौके 16/49, यानी कि यह हो जाएगा 16 जो है 49 में इनका जो है वो हो जाएगा आंसर। राइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ कहा जा रहा है कि जो 3 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, वो परस्पर लगातार जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ की लंबाई क्या होगी। तो जो हम लोग जानते हैं कि घन जो होता है, अगर इनका हम लोग फिगर देखें तो इस तरह का जो फिगर बना हुआ होता है जिनकी कि सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, वह बराबर होते हैं। तो यह जो घन है इनके सभी भुजाएं जो है, ये हमको पता है नहीं अभी कितना है इनके भुजा, लेकिन पता है कि जो इनके आयतन जो है वह है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको पता है कि जो घन होते हैं, घन का जो आयतन हो जाता है इक्वल टू हो जाता है, अगर हम इनके भुजा को मान लेते हैं a मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा a क्यूब हो जाता है, यानी कि भुजा का क्यूब हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो a क्यूब है इक्वल टू हो जाएगा 125, और 125 को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है 5 के क्यूब के घन के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए a का मान जो है यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब हमको पता चल गया है कि a का मान क्या हो गया है, यह जो a है यह 5 के बराबर हो गया है, तो अब क्या किया जाता है, जो है ना 3 घन को आपस में लगातार क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब 3 घन को जोड़ेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जब घनाभ बनेगी तो उनकी लंबाई क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इनका एक फिगर बना के देख लेते हैं। अगर हम इस तरह से एक घनाभ बनाए, और यह जो घनाभ बना हुआ है, यह जो घनाभ है, यह जो है ये 3 घन को आपस में जोड़ने से बना हुआ है। ऑलराइट, कहने का मतलब हो गया, जो इस तरह का जो है, ये पहला घन हो गया, यह दूसरा घन हो गया, इनके बीच में ये दूसरा घन हो गया, और जो है अगेन यह जो है यह तीसरा घन हो गया। तो सबकी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई, 5। तो इनका जो भुजा है यह भी हो जाएगा 5, यह भी हो जाएगा 5, यह भी हो जाएगा 5। इसलिए जो परिणामी लंबाई है ना, इसलिए जो परिणामी जो घनाभ की लंबाई है यह इज इक्वल टू हो जाएगी 5, 5, 10, 5, 15। तो ये कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 को। यहाँ कहा जा रहा है कि जो विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो जो समचतुर्भुज होते हैं इनमें क्या होते हैं, जो इनके सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, वह बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा इनके बराबर है और यह भुजा इनके बराबर है, और इनके जो विकर्ण होते हैं वह आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक विकर्ण खींचे इनका, जैसे कि इसको हम लोग इस भुजा से मिला ले बिंदु से, और जो है एक दूसरा जो विकर्ण है यह हम लोग यहाँ मिला ले, तो यह जो दोनों विकर्ण बन रहे हैं, अगर मान इसका नाम ले लें हम लोग A, B, C और D, तो ये विकर्ण आपस में क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं O बिंदु पे कट हो रहे हैं, तो यह लंब समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि जो है 90 का तो है ही है, और दोनों विकर्ण को आपस में बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जो 10 छोटा वाला जो विकर्ण है 10 सेंटीमीटर है, तो यह इस साइड हो जाएगा 5 और इस साइड भी हो जाएगा 5। बड़ा वाला जो है वह विकर्ण का लंबाई 24 है, तो इधर हो जाएगा 12 और इधर भी हो जाएगा 12। अगर हम लोग केवल इन पे फोकस करें, BOC इस त्रिभुज पे फोकस करें, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो इनका जो भुजा है, ऑलराइट, इनका भुजा निकालने के लिए हमको एक प्रकार से इस त्रिभुज का जो है कर्ण निकालना पड़ जाएगा। ऑलराइट, जो BC है, अगर हम लोग BC निकाले यहाँ पे, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि जो लंब है यानी कि B और O, लंब जो है यह हो जाएगा BO का होल स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा OC का होल स्क्वायर, यानी कि यह इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, यह इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25, और जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट 169, और यह बाहर निकल के हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। करने का मतलब हो गया तो इनका जो वैल्यू है यह हो जाएगा 13, और चूंकि हमको पता है कि जो समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे 13 के, इसलिए जो इनका परिमाप है यह हो जाएगा वर्ग की तरह ही 4 गुना जो है भुजा, इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना 13, इक्वल टू हो जाएगा 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑलराइट,
तो ये थे हमारे जो है क्वेश्चंस, जो कि अति लघु उत्तरीय थे, कुल 10 क्वेश्चंस थे। इनके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।